अरावली ये कोई आम पहाड़ नहीं है। ये कहानी सिर्फ पत्थरों और जंगलों की नहीं है, बल्कि उस सांस की है जो दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को जिंदा रखती है। अगर अरावली बोल पाती तो शायद कहती कि मैं दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हूँ। मैंने सभ्यताओं को जन्म लेते देखा है, रेगिस्तान को बढ़ने से रोका है और इंसानों को पानी दिया है। लेकिन आज वही अरावली खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अरावली की उम्र करोड़ों साल। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई। ये पहाड़ियाँ थार के रेगिस्तान और हरे भरे मैदानों के बीच एक दीवार की तरह खड़ी हैं। जब पश्चिम से गर्म हवाएं चलती हैं तो अरावली उन्हें रोकती है। जब बारिश होती है तो यही पहाड़ पानी को जमीन में उतार कर भूजल को जिंदा रखते हैं। अगर अरावली नहीं हो तो दिल्ली एनसीआर की हवा और पानी दोनों खतरे में पड़े। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़े, सड़कें बनी, बिल्डिंग्स खड़ी हुई, अरावली पर सबकी नज़र टिकने लगी। लोगों को इसमें सिर्फ पहाड़ नहीं दिखे, उन्हें पत्थर दिखे हैं, ज़मीनें दिखी हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा दिखा। 80s और 90s के दशक में अरावली में बड़े पैमाने पर खनन शुरू हुआ। पहाड़ काटे गए, जंगल उजाड़े गए, खदानें खोदी गई। कई जगह तो दिन रात विस्फोट होते रहे। धीरे धीरे असर दिखने लगा, झरने सूखने लगे, पानी नीचे चला गया, धूल भरी आंधियां बढ़ती चली गई। जब नुकसान हद से ज्यादा होने लगा तब मामला अदालत तक पहुंचा। साल था 2002। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अरावली क्षेत्र में खनन पर्यावरण के लिए खतरनाक है और इसे रोका जाना चाहिए। हरियाणा और राजस्थान में कई इलाकों में खनन पर रोक भी लगाई गई। लगा कि शायद अरावली बच जाएगी, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ दोस्तों। सवाल उठाया गया, आखिर अरावली है क्या? उस समय की सरकारों ने कहा कि अगर किसी जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में जंगल नहीं लिखा गया है तो वो जंगल नहीं माना जाएगा। यानी कागजों में जंगल गायब करो और जमीन को खाली करवा लो। इसी चालाकी में कई इलाकों को गैर वन भूमि भी घोषित किया गया। पहाड़ वही रहे, लेकिन कागजों में अरावली सिकुड़ने लगी। इसी बीच रियल एस्टेट का दबाव भी बढ़ा। गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और अलवर जैसे इलाकों में जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। फार्म हाउस, लग्जरी कॉलोनियां, रिजॉर्ट और हाईवे अरावली के सीने पर उगने लगे। जहां कभी पेड़ थे वहां दीवार खड़ी होने लगी। एनवायरमेंट एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर यही चलता रहा तो दिल्ली रेगिस्तान की तरह बढ़ जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई बार सख्ती भी दिखाई, निर्माण पर रोक भी लगाई, खनन पर भी रोक लगाई, जंगल बहाल करने के आदेश भी जारी किए गए। लेकिन हर बार या तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया गया, कभी नियम बदले गए तो कभी छूट दे दी गई, तो कभी तो इसकी नई परिभाषा ही बना दी गई। अरावली को बचाने की लड़ाई कागजों में उलझती चली गई और सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब 2022 में हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के तहत अरावली के कई इलाकों को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सूची से ही बाहर कर दिया गया, जिसका मतलब साफ था कि अब वहां निर्माण और दूसरी गतिविधियां आसानी से हो सकती थी। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर यह फैसला अरावली को खत्म करने के लिए लिया गया है तो यह विरोधास्पद है और इसका विरोध होना चाहिए। एक अहम बात जो इस पूरे विवाद में अक्सर छूट जाती है वह यह है कि अरावली केवल पहाड़ियों का नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़े कैचमेंट एरिया, वन्यजीव गलियारे और प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम पर भी अरावली का ही हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर सिर्फ पहाड़ी की ऊंचाई देखी जाए और उसके आसपास की समतल भूमि को ना देखा जाए और उसकी जमीन को उससे अलग कर दिया जाए तो यह अरावली के लिए टूट की स्थिति, जिससे जंगल और पहाड़ दोनों ही बेकार हो सकते थे। इसके अलावा एक और विवाद जो अरावली में बहुत चर्चा में आया वो था 100 मीटर बफर जोन का मुद्दा, जो कि बेहद अहम है इस मामले में, क्योंकि इस मामले में देखा गया कि पहाड़ियों से ठीक सटी जमीन पर निर्माण की अनुमति दे दी गई, जिससे पहाड़ को कागजों से बचे रहे और या उनके लिए संरक्षण व्यवहारिक रूप से खत्म कर दिया गया। और यही वजह थी कि पर्यावरण विशेषज्ञ बार बार कहते रहे कि अरावली को बचाने के लिए सिर्फ पहाड़ियों की नहीं बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है। और इस पूरे विवाद में वन्य जीवों पर पड़ने वाले असर की भी बात सामने आई थी दोस्तों।
अरावली में तेंदुए, सियार, नीलगाय, लोमड़ी और कई पक्षी प्रजाति आज भी निवास करते हैं। जब खनन होता है या निर्माण बढ़ता है तो इन जानवरों के लिए भी रास्ते टूट जाते हैं और इंसान वन्य जीव संघर्ष करने लगते हैं। खास करके तो ये गुरुग्राम और फरीदाबाद में ज़्यादा देखा गया और इसी को लेकर कोर्ट के सामने भी इस बात को उठाया गया था। और जो एक महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में पहले भी ये कहा था कि अरावली में जो नुकसान हो रहा है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि अपूर्णीय है। जो एक बार पहाड़ कट गया, जंगल उजड़ गया, तो क्या हम उसे दोबारा वैसा लगा सकते हैं? जवाब है नहीं। यही कारण है कि कोर्ट ने कई मामलों में एहतियात के सिद्धांत यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को लागू किया था। अब जब अरावली का मुद्दा फिर से उठा, देश भर में विवाद शुरू हुआ, तो वैज्ञानिकों ने भी कहा कि इसका असर सिर्फ हरियाणा या राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली की हवा, एनसीआर का पानी, तापमान का संतुलन, सब कुछ बिगड़ सकता है। अरावली खत्म हुई तो गर्म हवाएं बिना रोक टोक के दिल्ली तक पहुंचेगी और प्रदूषण कई गुना बढ़ जाएगा। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कहा गया कि सिर्फ रिकॉर्ड बदल देने से जंगल खत्म नहीं हो जाता है। अरावली की प्राकृतिक पहचान को नकारा नहीं जा सकता है और केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। और यह भी कहा गया कि इसके संरक्षण की योजना बनाई जाए। लेकिन 2025 में अरावली से जुड़ा विवाद इसलिए निर्णायक बन गया क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सामने से सीधा सवाल किया कि क्या अरावली की पहचान केवल तकनीकी ऊंचाई के पैमाने पर तय की जा सकती है या फिर उसकी ऐतिहासिक, भौगोलिक और पर्यावरणीय भूमिका को भी कानून में जगह मिलना चाहिए। हरियाणा के रिटायर्ड वन अधिकारी आरपी बलवान ने अपनी याचिका में साफ कहा कि 100 मीटर की ऊंचाई तय करने वाला फॉर्मूला दिखने में भले ही वैज्ञानिक लगे, लेकिन जमीनी हकीकत में यह अरावली की आत्मा को काट देगी। क्योंकि अरावली कोई एक समान ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह छोटी बड़ी टूटी फूटी पहाड़ियां हैं, चट्टानों और ढलानों का जाल है जो मिलकर पर्यावरण की रक्षा करता है। 17 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जब इस याचिका को स्वीकार किया तो केंद्र सरकार, हरियाणा, राजस्थान और पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगा, जिसमें यह साफ हो गया कि अदालत इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि संवैधानिक और पर्यावरणीय संकट के रूप में भी देख रहा है। और यहीं से यह मामला 2025 में फिर से राष्ट्रीय बहस बना। इस विवाद की जड़ 1996 के ऐतिहासिक TN गोदावरन केस से भी जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि वन की पहचान सिर्फ कागजी रिकॉर्ड या सरकारी रिकॉर्ड से तय नहीं होगी, बल्कि जमीन पर मौजूद प्राकृतिक स्वरूप भी तय किया जाएगा, देखा जाएगा। इस फैसले का मतलब था कि अगर किसी भी इलाके में जंगल जैसे गुण मौजूद हैं, पेड़ हैं, जैव है, विविधता है, पारिस्थितिकी हैं, तो वह वन माना जाएगा, चाहे वह राजस्व रिकॉर्ड में कुछ भी लिखा हो। इस फैसले के तहत अरावली जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को लंबे समय तक न्यायिक संरक्षण मिलता रहा है। लेकिन 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी को सिफारिश की तो अरावली की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया। और जब पहली बार अरावली की ऊंचाई को लेकर एक तय पैमाने पर बांध दिया गया, इस परिभाषा के अनुसार स्थानीय जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा, यह कहा गया, तो उसके सामने ये चुनौती बन गई। अब इस मामले में आरपी बलवान के सहित पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी कहा कि अरावली की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह एक लो हाइट माउंटेन सिस्टम है। अरावली में हजारों पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से कम ऊंची, लेकिन वही पहाड़ियां पानी को रोकती हैं, मिट्टी को थामती हैं और हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली के लिए प्राकृतिक ढाल बनती है। अगर कानून कहता है कि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां अरावली नहीं है, तो वो सीधे तौर पर खनन, निर्माण या रियल एस्टेट गतिविधियों के लिए दरवाजे खोल रही है। बलवान ने यह भी आरोप लगाया कि अगर पर्यावरण मंत्रालय के हलफनामे में विरोधाभास नहीं होता तो हम इतना विरोध नहीं करते। एक तरफ संरक्षण की भी बात कही जाती है तो दूसरी तरफ ऐसी परिभाषा लाई जाती है जो संरक्षण को कमजोर करती है। उनके अनुसार यह मुद्दा तकनीकी नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु, पानी और तापमान से जुड़ा संकट है। याचिका में अरावली के भौगोलिक भूमिका को भी विस्तार से समझाया गया है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई और थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। एक प्राकृतिक दीवार की तरह यह काम करती है।
यह पहाड़ियां मानसून के पानी को जमीन में उतारती हैं, भूजल को रिचार्ज करती हैं और धूल भरी गर्म हवाओं को दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने से रोकती हैं। अगर 100 मीटर के नियम सख्ती से लागू हुआ और छोटी पहाड़ियां कानूनी सुरक्षा से बाहर गई तो अरावली का एक बड़ा हिस्सा कागजों में अरावली ही नहीं रहेगा, जिससे नुकसान ये होगा कि रेगिस्तान फैलने लगेगा, जल संकट गहराने लगेगा और तापमान बढ़ने लगेगा। सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने 2025 में इस परिभाषा का बचाव करते हुए कहा कि 100 मीटर नियम को लेकर फैल रहे विरोध काफी हद तक गलतफहमी पर आधारित है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ कहा कि यह नियम खनन को लेकर खुली छूट देने के लिए नहीं है, बल्कि जब तक टिकाऊ खनन की स्पष्ट नीति तैयार नहीं हो जाती तब तक कोई भी नया खनन पट्टा नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि यह परिभाषा कोई नई खोज नहीं है, बल्कि राजस्थान में 2006 से इस तरह के मानक लागू हैं और इसके बावजूद ही बड़े हिस्से में संरक्षण मिला हुआ है। मंत्रालय का दावा है कि 100 मीटर की सीमा तय करने पर प्रशासनिक अस्पष्टता खत्म होगी और संरक्षण ज्यादा प्रभावी होगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी यह याद दिलाया है कि वह पहले ही गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह जैसे इलाकों में अरावली क्षेत्र में खनन पर सख्त रोक लगा चुका है, क्योंकि वहां अनियंत्रित खनन में ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई संभव नहीं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि अदालत अरावली को केवल कागजी परिभाषा के सहारे नहीं छोड़ रहा। 2025 में जब यह मामला दोबारा चर्चा में आया तो एक्सपर्ट ने यह भी चेताया कि अरावली के कमजोर होने का असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अरावली बारिश के पानी को रोकने और धीरे धीरे जमीन पर उतारने का काम करती है, इसलिए भी यह पहलू मजबूत हो जाता है। अब आज की स्थिति यह है कि अरावली पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। कुछ इलाकों में निर्माण रुका है, कुछ जगह नुकसान जारी है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अरावली आज भी खड़ी है लेकिन जख्मी है। वो हर दिन ये सवाल पूछ रही है कि क्या विकास के नाम पर मुझे काट देना सही है। अरावली का विवाद दरअसल हमारे भविष्य का विवाद हो सकता है। अगर ये पहाड़ियां बची तो हवा बचेगी, पानी बचेगा, जिंदगी बचेगी, और अगर नहीं बची तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि हमने अपनी सांसों की कीमत क्यों नहीं समझी।